नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस बेहद खास प्रोग्राम धरती धोरारी में। और मैं अनुराग भारद्वाज, ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैं आज आपके सामने एक ऐसी शख्सियत को लेकर के आया हूँ, वो जिनके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। जी नहीं, ये कोई क्लीशे नहीं है, ये वाकई में हकीकत है। आज हमारे समक्ष मेरे बगल में बैठे हुए हैं भारतीय सेना के मेजर जनरल श्री अनुज माथुर। आप 61 कोर सब एरिया से के जीओसी थे, जनरल ऑफिसर कमांडिंग। आप हाल ही में सेवानिवृत्त हुए हैं और आपका इस प्रोग्राम में सर बहुत बहुत स्वागत है। ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैं आपके बगल में बैठा हुआ हूँ और ये मेरा सौभाग्य रहेगा कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ। धन्यवाद अनुराग, आपने काफ़ी मेरे बारे में कहा। आपका, आपके चैनल का और आपके दर्शकों का बहुत आभार कि आपने मुझे अवसर प्रदान किया कि मैं आपसे आकर के कुछ बातें अपनी शेयर कर सकूं और आपको सेना के बारे में कुछ जानकारी जो भी आप चाहें मैं दे सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। दर्शकों, मैं आपको पहले बताऊं इन सर के बारे में कि सर की जो पैदाइश है वो जयपुर की है। और देखिए, बहुत कमाल की बात है कि आज एक जयपुर के ही रहने वाले, जयपुर में ही पढ़े, जयपुर में ही बड़े, जयपुर के महावीर स्कूल से आपने शिक्षा प्राप्त की थी। और सबसे कमाल की बात यह है कि मैं आपके बारे में पढ़ रहा था तो देखिए, इनकी परिवार में आपकी माताजी जो थी, आपकी मदर जो थी, वो ऑल इंडिया रेडियो से जुड़ी हुई थी। और ऑल इंडिया रेडियो में उस दौरान 1971 के 71 का जो वॉर हुआ था हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में, जब उस समय पे जिस तरह से कवरेज किया गया था उस वॉर को, तो माथुर साहब उस बात से बहुत मुतासिर हुए थे अपने बचपने के अंदर। सर ने तब फैसला किया था कि मैं फ़ौज ज्वाइन करूँगा। सर, ये बहुत कमाल की बात है। तो क्या फौजी अफसर या फौज में जाने वाले ऐसे ही बनते हैं, किसी बात से इंस्पायर हो जाते हैं और सोचते हैं कि मैं ज्वाइन? देखो अनुराग, मैं आपको एक बात बताऊं कि फौज में जो अफसर बनने जाता है या कोई भी व्यक्ति जो फौज ज्वाइन करता है जी, वो उसमें सिर्फ एक बात होती है जी, कि उसकी सोच अलग होती है। उसकी सोच जो होती है वो देश के प्रति, देश की सेवा करने के लिए और देश के लिए कुछ भी कर मिटने के लिए, कि अपने आप को न्यौछावर कर देने के लिए उसकी भावना रहती है। वो अलग सोचता है, क्योंकि आम तौर पे देखा जाता है कि आप कोई करियर अपने उसमें चुने, लेकिन जो सेना ज्वाइन करना चाहता है उसको पता नहीं है कि उसके लिए व्हाट इज देयर इन स्टॉक फॉर हिम, लेकिन फिर भी वो ज्वाइन करता है क्योंकि वो लोगों से हट के सोच रहा है। एक बात मैं आपको यहाँ बिल्कुल साफ तौर पे बता देना चाहता हूँ कि देशभक्त होने के लिए सैनिक होना जरूरी नहीं है। मैं उसकी वजह बताता हूँ आपको। देखिए, देशभक्त व्यक्ति वो होता है जो अपनी काबिलियत के अनुसार जो कार्य वो कर रहा है वो कार्य पूरी काबिलियत और पूरी मेहनत, ईमानदारी के साथ करता रहे। सिर्फ एक चीज अपने दिमाग में वो रखे और वो चीज है राष्ट्र सर्वोपरि। अगर आप राष्ट्र को अपने जहन में, अपने दिलो दिमाग में बैठा करके और अपना काम, जो भी काम आप कर रहे हैं, उसको पूरी शिद्दत और मेहनत और ईमानदारी से करते जाएंगे तो आपसे बड़ा देशभक्त कोई और नहीं है। बहुत मैं बताना चाहता हूँ। बहुत अच्छी बात सर। सर, मैं कुछ क्वेश्चंस बना करके लेकर के आया हूँ आपसे पूछने के लिए, क्योंकि ये बड़ा ही दिलचस्प इंटरव्यू होने वाला है। सर, ये जो हम लोग बात करते हैं कि फौज में ज्वाइन करने के लिए पैट्रियोटिज्म होना चाहिए, एक जुनून होना चाहिए, देशभक्ति का जज्बा होना चाहिए। जाहिर सी बात है, जैसा आपने खुद ने बोला अभी कि देशभक्ति सभी में होती है और होनी भी चाहिए। तो क्या बस यही सारी बातें काफ़ी होती हैं फौज के अफसर बनने के लिए, या देयर समथिंग डिफरेंट ऑल्सो? व्हाट इज दैट एक्स फैक्टर सर? वो क्या होता है? देखो अनुराग, ये प्रश्न मेरे सामने कई दफा और कई फोरम्स में आया कि व्हाई ए सोल्जर डज व्हाट ही डज। एक सैनिक वो क्यों करता है जो उसको करने को कहा जाता है जी, क्या वजह है? क्या आपको लगता है उसकी वजह राष्ट्रभक्ति है? ये सब फैक्टर्स हैं, राष्ट्रभक्ति, ये वो जो आपने कहे, लेकिन जो सबसे बड़ी सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मेरे हिसाब से है वो ये है कि उस व्यक्ति में चयन से लेकर के प्रशिक्षण के बाद और सर्विस के इस दौरान उसमें एक ऐसी जबरदस्त सेल्फ एस्टीम डेवलप की जाती है। वही एक उद्देश्य होता है कि आप उसके अंदर इतना जबरदस्त आत्मसम्मान का जज्बा उसमें पैदा करते हैं जो कि लगातार जीवन भर उसको काम आता है। और वही सेल्फ एस्टीम उसकी यूनिट की कलेक्टिव सेल्फ एस्टीम से अलाइन होती है जी। और वो यूनिट की कलेक्टिव सेल्फ एस्टीम जो है वो एक ग्रेटर कॉज जो कि देश की रक्षा करना है उसके साथ अलाइन होता है। और मेरा मानना यह है कि जो
सबसे आवश्यक चीज जिसको कि आप एक्स फैक्टर कर रहे हैं, वो एक सैनिक में वो होता है कि वो उसके अंदर एक बहुत जबरदस्त देशभक्ति की भावना होती है, और देशभक्ति कह रहा हूं, और सेल्फ एस्टीम होती है, और उसको अपने पलटन के, अपनी सेना के, अपने रेजिमेंट के इतिहास पर गर्व है। उसको नाम, नमक और निशान, ये 3 चीजें आप याद रखें कि एक व्यक्ति क्यों अपनी जान देने को तत्पर हो जाता है। वो पैसे के लिए नहीं कर रहा, अच्छे टाइम के लिए नहीं कर रहा, ये मैं आपको गारंटी के साथ बता सकता हूं। वो कर रहा है नाम, नमक और निशान के लिए। पलटन का नाम, जिसका नमक खाया उसको देना, और निशान जो कि झंडा है, आपकी पलटन का झंडा, आपके देश का झंडा, और उसके ऊपर कुछ नहीं है। एक सैनिक मरने को तत्पर होता है, तैयार होता है, लेकिन वो कभी ये नहीं होने देगा कि किसी भी प्रकार से उसकी यूनिट या देश की किसी चीज में कोई आन बान शान में कोई दाग लगे, या उसके बाद में कोई कमजोरी। सर आप नाम, नमक, निशान की बात कर रहे हैं, सर बोल रहे हैं और मेरे रोएटे खड़े हो रहे हैं। बहुत कमाल की बात है सर। ये एक बात और हम कहते हैं कि ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ होनी चाहिए फौज में, ऑफिसर बनने के लिए, इंडियन आर्मी में, किसी भी जन के लिए, तो वो क्या है, वो सेट क्या होता है? देखिए, ऑफिसर लाइक क्वालिटी ऑफ एक ऑफिसर जो होता है, ये भी एक, मैं आपको एक अच्छा बात बताता हूँ कि मेरे से कई बार कॉर्पोरेट बॉम्बे में ये बात पूछी गई थी कि भाई आप लोगों के पास तो कोई परेशानी नहीं है, कोई टारगेट्स नहीं है, कोई फाइनेंशियल वो नहीं है, कोई आपके जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं वो काम करने को तैयार नहीं है, आपको उनसे काम करवाना होता है सब लोगों को, हमारे को, अपने लिए कह रहा था। जी जी। कहता है आपके तो एक डिसिप्लिन फोर्स है और कोई आपके पास टारगेट्स नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो आपके लिए तो बड़ा आसान होता होगा। तब मैंने उस बात को बताया था कि आप देखिए कि आप लोग जो हैं, ये फंडामेंटल डिफरेंस बता रहा हूं मैं आपको, कि जो आम लोग कॉर्पोरेट है या कोई भी जिस प्रकार आपके जैसे लोग हैं काम कर रहे हैं, वो दे आर मेकिंग पीपल टू वर्क फॉर रिजल्ट्स जी। लेकिन आर्मी ऑफिसर का, आर्म्ड फोर्सेस ऑफिसर का, खास करके आर्मी का, बिकॉज वो डायरेक्ट कॉम्बैट में शामिल होता है, उसका काम है एक जवान को इतना प्रेरित, इतना मोटिवेट करना कि वो अपनी जान दे सके, अपनी ओन एग्जिस्टेंस के लिए को देने के लिए तैयार हो जाए। द डिफरेंस बिटवीन ए मैनेजर इज दैट ए मैनेजर मैनेजेस पीपल टू वर्क एंड अ मिलिट्री लीडर लीड्स पीपल टू डेथ। ये बहुत बड़ा फंडामेंटल डिफरेंस है। तो इसके लिए आपके अंदर कुछ क्वालिटीज होना बहुत आवश्यक है जी, और वो क्वालिटीज काफी हैं, उनको डिफाइन करने में समय लगेगा, लेकिन 2-3 चीजें मैं आपको बताऊंगा। एक तो आप अपने, यू कैन नॉट लीड पीपल एनी अदर वे एक्सेप्ट लीडिंग देम फ्रॉम फ्रंट, बाय द एग्जांपल, यू वांट टू से लीड देम फ्रॉम फ्रंट, एंड एज यू से बाय सेटिंग पर्सनल एग्जांपल। बहुत सुंदर सर, बहुत और कमाल की आप बात देखिएगा कि किस प्रकार से हमारे आर्मी की जूनियर लीडरशिप, खास करके जो कॉम्बैट में डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड है, किस तरह से वो अपने जवानों को मोटिवेट करते हैं, अपने जवानों को साथ लेकर के चलते हैं, और वो कि कोई भी काम करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। देखिए, बात मरने की नहीं है, मरना एक बात होती है, और मरने के लिए तैयार रहना, और ऐसी परिस्थितियों में अपने आप को झोंक देना जहां पर आपकी जान को खतरा, और इवन वर्स कि आप क्रिपल हो जाएं, पैर टूट जाए, ये हो जाए, तो ये तमाम चीजें होती हैं। उसको एक लीडर, जो मिलिट्री लीडर है, वो एक जबरदस्त इथॉस होते हैं यूनिट के जी, और उस यूनिट के, जैसे थोड़ी देर पहले मैंने कहा, सेल्फ एस्टीम, कलेक्टिव सेल्फ एस्टीम तैयार होती है। वो आपको अपने ट्रूप्स के बारे में जानकारी, उनके बारे में, उनके जो चीज करते हैं सब कुछ उनको मुहैया करवाने के लिए जज्बा, उनको मोटिवेट करना, उनको अपने इतिहास के बारे में, अपने गौरवशाली परंपराओं के बारे में ज्ञान देना, और उनको ये इस बात के लिए प्रेरित करना कि वो इस पर घमंड करें और इसके नाम के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाएं। तो ये मेरा मानना है कि जब तक आप पर्सनल एग्जाम्पल सेट नहीं करेंगे, सबसे ज्यादा आवश्यक चीज ये है। दूसरी चीज होती है प्रोफेशनलिज्म। एक अच्छा मिलिट्री लीडर, एक जवान, एक जो सैनिक होता है, एक सैनिक रिस्पॉन्ड्स वेरी वेल टू गुड लीडरशिप। ए प्रोफेशनल लीडर जो कि अपना काम जानता है, उसको पता है कि किस प्रकार की सिचुएशन में किस प्रकार से आगे चलना है, आगे बढ़ना है, तो वो
अगर आप अपने जवान को ये बताने में सक्षम हैं कि व्हाट इज एक्सपेक्टेड ऑफ हिम इन एनी कॉम्बैट और इन एनी सिचुएशन, तो आप एक अच्छे मिलिट्री लीडर होंगे। तो आप एम्पैथी, सेल्फ एग्जाम्पल, लीड फ्रॉम द फोरफ्रंट एंड बी श्योर ऑफ मेकिंग people understand what is expected out of them। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर जवाब दिया। हमारे दर्शक जो देख रहे हैं और जो भावी पीढ़ी है, जो यूथ है, जो सोचता है कि उसको इंडियन आर्म फोर्सेस ज्वाइन करना चाहिए, वो देश की वहाँ जाके सेवा करनी चाहिए। देखिए, जैसा सर ने बोला कि सेवा हर आदमी कर रहा है, सेवा का भाव, देशभक्ति का जज्बा हर इंसान में है, हर फील्ड में है। पर जो ये सोच रहे हैं कि हमें वहाँ जाना है और वहाँ जाके सेवा करनी है, तो दो बातें सर ने बताई, लीड बाय द एग्जाम्पल, लीड फ्रॉम द फ्रंट, सेटिंग अप एक्सीलेंट प्रोफेशनलिज्म कल्चर, ये बहुत ज़रूरी होता है। और सर मुझे आपकी बात से याद आया, जिस तरह आप बताया कि आपने जो हमारी जो जूनियर लीडरशिप है उसने जो रोल प्ले किया है, मुझे याद है कारगिल की लड़ाई के अंदर जो जूनियर लीडरशिप थी, जिस तरह से वो अपनी यूनिट्स को लेकर के ऊंची चोटियों पर गए थे और जिन्होंने जंग लड़ी थी, डेथ वॉज इमिनेंट। दी फर्स्ट कैजुअलिटी जो होती थी, फर्स्ट पार्टी जाती थी, फर्स्ट पेट्रोलिंग पार्टी या सर्च पार्टी जाती थी, फर्स्ट असॉल्ट पार्टी जाती थी, तो डेथ वाज इमिनेंट फॉर देम। बावजूद इसके हमारे जवान के साथ साथ हमारे जो ऑफिसर्स गए थे, उन्होंने अपनी जान की बाजी लगाई थी। तो आप शायद वो कह रहे हैं, वो बिल्कुल सही बैठता है। यही देश का, हमारी जो फौज है हमारी, उसका ये पेशेवराना अंदाज है शायद। देखो अनुराग, में तुमने एक प्रश्न, अभी ये बात कारगिल की छेड़ी है। विक्रम बत्रा जी एक ऐसा नाम है जो कि वो शेरशाह पिक्चर बनने के बाद वैसे भी वो बहुत बड़ा नाम था। जब उसने कहा था ये दिल मांगे मोर, विक्रम बत्रा मेरी रेजिमेंट का है। देखिए, जम्मू कश्मीर राइफल्स रेजिमेंट, और मैं सेंटर कमांडेंट था, तो जो मेरा ऑफिस था उसका नाम था विक्रम बत्रा ब्लॉक। तो ये एक बहुत बड़ा नाम है। आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि जूनियर लीडरशिप का काम कैसे, जब आप खुद लीड करके जाएंगे। मैं आपको एक बात बताता हूं, जब कारगिल जैसे इलाकों में जब आप लड़ने जाते हैं, बर्फीले तूफान, बहुत कम टेम्परेचर, दुश्मन सामने, एडवांटेजियस पोजीशन में, और आप अपने टारगेट पर पहुंच गए, और टारगेट पर पहुंचने के बाद हर एक की जान को खतरा है जी। लेकिन उस समय आपको कुछ लोग उस असॉल्ट को लीड करने के लिए चाहिए होते हैं जी। और मैं आपको बता रहा हूं, यू टेक प्राइड इन योर आर्मी, के ऐसी परिस्थिति में जब उसको पता है, सबको खतरा है, लेकिन उन 3-4 लोगों को जो लीड करेंगे उनको निश्चित रूप से पता है कि हम या तो जाएंगे या कोई पैर माइन में लगेगा और क्रिपल हो सकते हैं। लेकिन बावजूद उसके मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि यू गेट मोर पीपल टू लीड देन यू नीड। देखिए, देशभक्ति की आवाज, देशभक्ति का जज्बा, मातृभूमि की पुकार, शायद इसी को कहते हैं कि मरने के लिए भी लोग तैयार हो जाते हैं, और लोग एक नहीं 1000 तैयार हो जाते हैं। ये हमारी फौज जज्बा पैदा करती है। सर मैं बड़ा उत्साहित हो रहा हूँ आपसे बात करते करते, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। तो मुझे आपसे बात पूछनी है, जनवरी का महीना ये इंडियन आर्मी के लिए एक बड़ा, एक अलग तरीके का महीना होता है, बहुत सारे चीज में फंक्शंस होते हैं, जरा उसके बारे में बताएं। देखो अनुराग, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि ये जनवरी का महीना, इसमें 2-3 लगातार दिन ऐसे हैं इंपॉर्टेंट, जो कि सेना के लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिन माने जाते हैं। सबसे पहला, हालांकि वो बाद में है, मैं पहले उसका नाम लूंगा, 15 जनवरी है जी। 15 जनवरी इंडियन आर्मी डे के नाम से के रूप में मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि जब भारतवर्ष को आजादी मिली 47 में, तो जो सेना की कमान थी वो अंग्रेजों के साथ में ही रही। तो 15 जनवरी 1949 को पहली बार एक भारतीय अधिकारी, उस समय लेफ्टिनेंट जनरल के.एम. करेपा, जो कि बाद में फील्ड मार्शल बने जी, उन्होंने एज ए CNC ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस बागडोर संभाली पहली बार। तो 15 जनवरी का दिन, उस दिन से एक बहुत महत्वपूर्ण दिन सेना के लिए माना जाता है। 14 जनवरी को कुछ साल बाद सेम जनरल फील्ड मार्शल करियप्पा सेवानिवृत्त हुए जी। और चूंकि वो उस दिन सेवानिवृत्त हुए, तो उस दिन को हम वेटरन्स डे के नाम के रूप में मनाते हैं। तो अब ये देखिए, 14 जिस दिन, तो वो के.एम. करियप्पा जो थे, वो एक युग पुरुष इंडियन आर्मी के इंस्टीट्यूशन थे। तो उनके, इसीलिए उनके बाद, और 16 जनवरी जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक जरूरत महसूस की गई कि एक ट्राई सर्विसेज एस्टेब्लिशमेंट होना चाहिए जहां पर कि आप स्कॉलर वॉरियर्स तैयार कर सकें जी। तो नेशनल डिफेंस एकेडमी की परिकल्पना की गई,
और राष्ट्रीय रक्षा अकादमी 16 जनवरी को एग्जिस्टेंस में आई थी। तो कल एक राष्ट्रीय रक्षा अकादमी दिवस भी था। तो ऐसे कई चीज़ें हैं। उसके अलावा आप देखिए, हम इंडियन आर्मी की बात कर रहे हैं। इंडियन आर्मी का एक बहुत शानदार और बहुत गौरवशाली चैप्टर सुभाष चंद्र बोस ने लिखा था। और सुभाष चंद्र बोस की जयंती भी जनवरी में आती है, 23 जनवरी को, जिसको पिछले कुछ सालों से हम पराक्रम दिवस के तौर पे तो मना रहे हैं। फिर भारतवर्ष का सबसे महत्वपूर्ण दिवस 26 जनवरी, रिपब्लिक डे। तो आप देखेंगे कि लगातार पूरे महीने में आर्म्ड फोर्सेस के लिए, आर्मी के लिए बिल्कुल फेस्टिविटी का माहौल है। और हम लोगों को बहुत ज़्यादा गर्व है कि हम इस महीने में लगातार कोई ना कोई एक्टिविटी करते रहते हैं। वी टेक प्राइड। आज भी रिटायरमेंट के बाद भी मुझे बहुत गर्व होता है जब मैं जाकर के 15 जनवरी को रीथलिंग करता हूँ। बहुत कमाल की बात है। दर्शकों ऐसा कहते हैं, सोल्जर नेवर रिटायर्स। देखिए, आप जज्बा देख रहे होंगे। सर, मैं जरा दोबारा रिकैप कर दूं। 14 जनवरी इज आर्मी वेटरन्स डे, 15 जनवरी इज आर्मी डे, 16 जनवरी इज एनडीए डे, और 26 जनवरी इसकी हम लोग बात कर रहे हैं, दैट इज द रिपब्लिक डे। 23 जनवरी पराक्रम दिवस। तो सॉरी, पराक्रम दिवस हमारा आता है। सर, आपके छोटे से बातें बहुत सारी पूछनी है मेरे को आपसे। एनडीए डेज और आईएमए डेज के बारे में बताएं। ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग चैप्टर होता है हर किसी कैडेट के लिए। इंटरेस्टिंग नहीं, ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ओह, आई एम सो सॉरी। जो जितने भी एक्स एनडीए ऑफिसर्स हैं जी, उनके लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर एनडीए वाला। एनडीए माने दर्शकों नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला। अब मैं आपको बताता हूँ क्यों। क्योंकि जब आप एनडीए जाते हैं, 16-17 साल की उम्र थी, बच्चे होते हैं बच्चे। यहाँ पर आपको कुछ खास इसके बारे में पता नहीं होता है। जी हाँ। अपने यहाँ पर अलग अपने इथॉस हैं, कोई काम करने का तरीका है। आप एनडीए जब पहुँचते हैं तो पहली बार आपको एक आम स्टूडेंट से एक सोल्जर में कन्वर्ट किया जाता है। क्या बात है। और क्या बात उस सोल्जर में कन्वर्ट करने के लिए कई चीजें होती हैं। पहला काम वो ये करते हैं कि वो सारे जितने भी लोग आ रहे हैं, जहां से भी आ रहे हैं, पूरे देश के हर कोने से आते हैं, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, अरुणाचल से लेकर गुजरात, हर कोने से वहां पर कैडेट आता है जी। और पहले दिन ही आपका सबका हेयर कट एक सा, आपकी सबकी ड्रेस एक सी, टाइमिंग एक सा, हर काम एक सा, रहना खाना इकट्ठा। आपको ये जान के खुशी होगी कि दुनिया की सबसे बड़ी मेस जहां पर लगभग 2000 लोग एक साथ भोजन कर सकते हैं, वो नेशनल डिफेंस एकेडमी है मेरे। दुनिया की सबसे बड़ी मेस हो सकता है उसके बाद ये और कितनी बड़ी जानकारी है ये। तो मैं बात बता रहा हूं आपको कि वहां पर हर कैडेट को बराबर कर दिया जाता है। आपका बैकग्राउंड डज नॉट मैटर, आप कहां से आ रहे हैं डज नॉट मैटर। क्या बात है, क्या कर रहे हैं, क्या सब बात है। बराबर। उसके बाद एक सिस्टम होता है जिससे कि आपके अंदर वैल्यूज इनकलकेट की जाती हैं जी। और वो वैल्यूज आज की तारीख में मुझे थोड़ा अफसोस है कि हम अपनी वैल्यूज की वैल्यू थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज हो रही है बाहर जगह पे, लेकिन वो वैल्यूज वहां इनकलकेट की जाती हैं। और आपको ये सिखाया जाता है कि कभी समय, हर काम समय पे हो, सही तरह से हो, सही प्रकार से हो, सही ड्रेस में हो। एक बात जो आपको समझने की है कि डिसिप्लिन की सब बात करते हैं। मैं आपको डिसिप्लिन के बारे में एक बात बताना चाहता हूं कि डिसिप्लिन वो होता है कि जब आपको ये रीजनेबली पता हो कि मैं ये काम करते हुए पकड़ा नहीं जाऊंगा जी। जैसे मान लीजिए आप कहीं और हैं जहां पर आपको लग रहा है इंडिया में किसी कोने में कि यहां पर कोई मेरे को देखेगा नहीं, तो मैं दौड़ रहा हूं, मैं थोड़ा धीरे दौड़ लूं या कम दौड़ लूं या थोड़ा देर रेस्ट कर लूं। डिसिप्लिन वही होता है जब आपको पता है कि आप पकड़े नहीं जाएंगे, तब भी आप कोई गलत काम ना करें, वो डिसिप्लिन है। तो ये बात आपको सिखाई जाती है जिस दिन आप वहां पहुंचते हैं। तो मेरे ही सबसे बड़ा टेक अवे नेशनल डिफेंस एकेडमी की यही था कि मेरे को उन्होंने सही सोल्जर बनाया, सबको बराबर। ये सबसे बड़ी चीज सिखाई कि कोई अलग नहीं है, कोई भिन्न नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, कास्ट, कम्युनिटी, क्रीड, कुछ सिस्टम नहीं है। असली भारतवर्ष, हर बच्चा वहां पर जो पहुंचता है, बच्चा कहूंगा क्योंकि 16-17 साल की उम्र में बच्चा ही होता है वो। तो ये एक बहुत बड़ी मेरे को लगा कि हमारा टेक अवे बहुत कमाल की बात है सर। उसके बाद एक और चीज थोड़ी बताना चाहता हूं कि वहां क्या होता है। एक दो क्लिश जो बातें होती हैं वहां की, चीजें बन जाती हैं, जितना रगड़ा उतना तगड़ा। क्या बात है। तो कैडेट को
जितना रगड़ा उतना तगड़ा। उतना तगड़ा, क्या बात है ना। और ये बात भी कही जाती है कमांडोज के लिए भी और कैडेट के लिए भी कि मुश्किल वक्त कमांडो कैडेट सख्त। अच्छा, कैडेट सख्त। ये हमने कैडेट सख्त सीखा था, उसके बाद कमांडो सख्त, जब हम कमांडो कोर्स किया तब हुआ। जी, तो जी। ये तमाम चीजें आपको बताई जाती हैं कि हाउ यू मस्ट गेट एन अपॉर्चुनिटी। अगर आप मेरे को मौका देंगे तो मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से आपके कुछ नामचीन मिलिट्री लीडर्स ने एडवर्सिटी में से अपॉर्चुनिटीज निकाल करके आपको विजयश्री दिलवाई है मुझे। बहुत कमाल की तो बात ये है बहुत बड़ी चीज़ है कि वहाँ पर हमने सीखा कि कैसे अपने आप को एडवर्सिटी से बाहर निकाल करके और उस एडवर्सिटी में अपॉर्चुनिटी ढूंढ करके और फिर उसको साकार करना, ये बहुत बड़ी बहुत 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 सर, बहुत दिलचस्प बात बताई आपने बताई। सर मैं एक बात जानता हूँ कि 1948 कश्मीर हुआ था, 62 इंडो चाइना वार हुआ था, 65 इंडो पाक वार हुआ था, 67 अगेन इंडो चाइना वार हुआ, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। नाथुला पास के लिए करने वाले जय, और हमारे राजस्थान के जनरल सगत सिंह साहब उसमें इन्वॉल्व थे, और उसके बाद फिर 71 और फिर कारगिल। तो हिंदुस्तान का जो रिकॉर्ड है, अगर अपन देखें, तकरीबन 6 जंगें लड़ी हैं हम लोगों ने, 5-1 का रेशियो है। आई थिंक फॉर एन आर्मी जो कि सिर्फ और सिर्फ महज 80 साल भी जिसको नहीं हुए हैं इनटू द एग्जिस्टेंस, ये रिकॉर्ड कैसे है, कैसा लगता है सर आपको, और इसके पीछे कारण क्या है, इतना शानदार रिकॉर्ड जो है पूरी हमारा तरह ये? कारण बताऊंगा इसका मैं आपको। आपने मेरे से एनडीए और आईएमए के बारे में पूछा था जी। तो इसका कारण जो मैं आईएमए के बारे में आपको बताने वाला हूं वहां से निकल के आएगा। जब मिलिट्री एकेडमी से आप पास आउट होते हैं, जी, जब आप अंतिम पग लेते हैं, अंतिम पग, तो उसके बाद एक मोटो है, जो मोटो इंडियन आर्मी के अफसर में जैसे जन्म घुट्टी होती है ना, उस तरीके से ड्रिल कर दिया जाता है। जी, क्या है सर वो? और वो मोटो है कि दी ऑनर वेलफेयर, द सेफ्टी ऑनर एंड वेलफेयर ऑफ माई कंट्री कम फर्स्ट ऑलवेज एंड एवरी टाइम, द ऑनर वेलफेयर एंड कंफर्ट ऑफ द मैन आई कमांड कम नेक्स्ट, माई ओन सेफ्टी कंफर्ट एंड वेलफेयर कम लास्ट ऑलवेज एंड एवरी टाइम। ये ओथ पे लेते हैं सर आप? बिल्कुल। और मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये एक मोटो है। चेटवुड सर, फिलिप चेटवुड थे, जो कि उस टाइम पे पहले कमांडेंट थे मिलिट्री एकेडमी के, और बाद में वो फील्ड मार्शल बन के रिटायर हुए ब्रिटिश आर्मी में। उन्होंने चेटवुडियन मोटो कहते हैं इसको जी। एक इस भारतवर्ष के हर क्षेत्र में ये लागू होना चाहिए। राष्ट्र प्रथम, आपके पास काम करने वाले नेक्स्ट, आप लास्ट। और जिस दिन भारतवर्ष का हर व्यक्ति इसको समझ जाएगा तो आप देखिएगा भारतवर्ष कहां पहुंचता है। क्या बात है। हम लोग बात फौज की नहीं कर रहे हैं सर के साथ। सर जो बातें फौज के साथ साथ जो आम जीवन में हम जैसे सिविलियंस को समझनी चाहिए, उसकी बात भी हो रही है। सर आपका जो व्हाट्सएप पे डीपी है कि नेशन फर्स्ट, कैरेक्टर मस्ट। कैरेक्टर मस्ट। मैं इससे मेरा ये लास्ट स्टेटमेंट भी होता अगर आपने बीच में नहीं डाला। आई एम सो सॉरी सर, आई एम सो सॉरी। कोई बात नहीं, क्योंकि मैं इस बात का बहुत मेरे को घमंड है जी, और मैं ये चाहता हूं कि जो भी मेरे साथ जुड़ा हुआ है जी, उसको तो कम से कम, जो कभी भी वो मेरा वो देखेगा तो उसको पता पड़ेगा कि नेशन फर्स्ट और कैरेक्टर मस्ट। अगर ये बात हमारे सबको समझ में आ जाएगी तो मुझे लगता नहीं है कि कोई परेशानी किसी भी किस्म की होगी। बहुत सुंदर सर, बहुत कमाल की बात। तो अब जहां तक प्रश्न युद्ध जीतने का है, देखिए एक बात तो मैं आपको ये बता दूं कि वी विल सी हाउ वी हैव इवॉल्व्ड फ्रॉम आफ्टर इंडिपेंडेंस जी। लेकिन इंडियन आर्मी 75-80 साल पुरानी नहीं है। इंडियन आर्मी 200 साल पुरानी है, 250 साल से जी काम कर रही है। तो पहली बात तो वो मैं आपसे I'll correct myself. कोई बात नहीं है। लेकिन हमको ये भी देखना है कि हाउ वी हैव इवॉल्व्ड आफ्टर इंडिपेंडेंस, बिकॉज उस टाइम पे हम ब्रिटिश इंडियन आर्मी थे। तो एक तरह से आपका स्टेटमेंट सही है, क्योंकि इंडियन आर्मी तो 47 में ही बनी है, क्योंकि उसके पहले ब्रिटिश इंडियन आर्मी थी। और आप देखेंगे कि सर विंस्टन चर्चिल, उनका स्टेटमेंट है कि ब्रिटेन हैज वन बोथ द वॉर्स बिकॉज ऑफ ब्रिटिश इंडियन आर्मी का जो कंट्रीब्यूशन एज ए ब्रिटिश इंडियन आर्मी दोनों विश्व युद्धों में और दोनों विश्व युद्धों के बीच वाली लड़ाइयों में और उससे पहले, चाहे वो किसी फिल्म बनी आपने देखा होगा शायद, वो बैटल ऑफ सारागढ़ी के ऊपर बनी है। तो भारतीय सैनिकों का शौर्य पराक्रम, बैटल ऑफ सारागढ़ी का कोई दूसरा उदाहरण भी नहीं है पूरी मिलिट्री हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। 100% ऐसा है, फैक्ट भी है ये बात। और उसमें पूरे 21 के 21 जो लोग थे, आप देखेंगे कि 1947 से लेके आज तक कुल मिला के 21 परमवीर चक्र मिले जी। उस एक लड़ाई में पूरे
21 लोगों को विक्टोरिया जो क्रॉस। हाईएस्ट ब्रिटिश इंडियन आर्मी ऑर्डर ऑफ बैरेट बैटल कुछ इस प्रकार का था, हाईएस्ट पॉसिबल जो परमवीर चक्र के बराबर का चक्र उस टाइम पे हर एक मिलता था। को, इसका कोई दूसरा उदाहरण पूरी मिलिट्री हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड में नहीं है। बहुत कमाल की तो ये बहुत गजब की देखिए क्या तो जानकारी है। ये जो इथॉस हमारे उससे चले आ रहे हैं जी। उसके बाद, तो मैं पहले भी आपको कह रहा था कि सबसे बड़ी ताकत इंडियन आर्मी की जी। जो है वो इंडियन आर्मी की लीडरशिप, मिलिट्री प्लानर्स और जो जूनियर लीडरशिप ग्राउंड के ऊपर उसको एग्जीक्यूट करती जी। है। और उनके अंदर वो सेल्फ एस्टीम, वो आत्मसम्मान, वो नाम नमक निशान किसी तरह से भी उसमें जरा भी आंच ना आए वो करने का जज्बा, उसकी वजह से आपने सारे युद्ध जीते हैं। बहुत आप ऐसे ऐसे उदाहरण हैं, आप देखिए 1947 में ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह ने जो करके दिया, आज की तारीख में जो भी श्रीनगर कश्मीर घाटी आपके पास है उसकी एकमात्र वजह, एकमात्र तो नहीं कहूंगा लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट वजह ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह थे, उनका पराक्रम था। जी, ब्रिगेडियर उस्मान ख्वाजा भी हमको ब्रिगेडियर उस्मान भी थे, मेजर सोमनाथ शर्मा भी उसी सोमनाथ शर्मा थे। सोमनाथ शर्मा ने तो, ये लोग तो बाद में आए। जी। ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जो थे वो स्टेट फोर्सेस के कमांडर थे। जी। मेरी रेजिमेंट हुई स्टेट जेएन के स्टेट फोर्सेस, मैं जम्मू कश्मीर राइफल्स का हूँ, तो उसके कमांडर थे। तो जब तक इंडियन आर्मी वहां पहुंची 27 अक्टूबर को, जो भी वजह रही होगी, मैं 47, तो उसमें जो भी वजह रही होगी, को डिले डलिंग बाय व्हाटएवर, उसके पहले जो उड़ी में लड़ाई लड़ी है वो ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह ने लड़ी है और अपनी जान दी। वहां पर कोई नहीं था उनके पास, खुद के ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स के 100-105 आदमी पूरे, और ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स में सब क्लर्क्स और इस तरह के लोग होते हैं। उन्होंने लड़के 2 दिन पाकिस्तानियों को रोके रखा ताकि भारतीय सेना आकर के, तो एक ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह का उस तमाम जज्बा वही था जी। वजह उसकी वही थी कि किसी भी तरह से कोई ये ना कह सके कि 4 जैक राइफल्स या ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह तो वहां से थोड़े से विचलित हुए। बहुत सुंदर सर, बहुत गौरवंत करने वाली बात है सर। इसी तरह 1962 मेजर शैतान सिंह, आपने सुनी होंगी उनकी कहानी। जी। मतलब जितने लोग थे सारे मर गए, 100%। 122 थे, उसमें से 109 ने अपनी पूरा सर्वोच्च बलिदान दिया। 13 लोग किसी और काम में थे, इस वजह से वो बचे। और आप एक चीज, ये बिल्कुल रोंगटे खड़े करने वाली बात है कि जब उनकी लाशों को देखा गया तो बंदूक हाथ में थी, नाली दुश्मन की ओर थी और ट्रिगर पे उंगली थी, देखिए सबकी। जी। ये ऐसे नहीं है कि आप बैठे हुए हैं और किसी ने आकर के बहुत बड़ा बम फोड़ दिया और 40-70 हजार लोग हिरोशिमा से नागासाकी मर गए ना, ये लड़के मरे हैं। एक ने 10-10, 20-20 को खत्म किया है और आज भी वो रेजांगला का पोस्ट भारतवर्ष के पास है, उस एक इंसान मेजर शैतान सिंह परमवीर चक्र। जी हाँ, ऐसे बहुत लोग हुए हैं सब शैतान सिंह जी से। किससे हैं मैं बताऊंगा आपको जी। और 67 की बात मैं जरूर करूंगा। सर मैं थोड़ा माफी चाहूंगा कि मेरे पास समय थोड़ा कम हो जाता है, तो मैं आपकी बात को थोड़ा समाप्त कर दूं। देखिए बहुत सारे जनरल्स राजस्थान ने दिए हैं। शैतान सिंह साहब की बात की थी हम लोगों ने, लेफ्टिनेंट जनरल हनूत सिंह, जिनको हम हंटी कहते हैं, जो कि हु इज कंसीडर्ड एज अ जॉर्ज पैटर्न ऑफ द कंट्री, जिन्होंने टैंक रेजिमेंट की स्थापना करी थी, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री की स्थापना करी थी। सगत सिंह साहब जिन्होंने 67 के वॉर के जो हीरो थे। नाथू सिंह साहब जो कि एक अपने आप में एक और हीरो थे। एडमिरल माधवेंद्र सिंह जो भारतीय जल सेना के एडमिरल रहे हैं। बहुत सारे हैं, राजस्थान ने बहुत सारे दिए हैं। हमारे बगल में बैठे हुए सज्जन भी मेजर जनरल साहब भी खुद अपने आप में एक बहुत डेकोरेटेड ऑफिसर रहे हैं। ये राजस्थान का सौभाग्य है। सर ये आर्मी की बातें तो होती रहेंगी, आपकी दिनचर्या के बारे में थोड़ा सा हम लोग जानना चाहेंगे आप लोग कि आपकी हॉबीज क्या हैं, और क्योंकि थोड़ा समय मेरे पास कम है इसलिए सर। देखिए मैं अभी हॉबीज में सबसे बड़ी हॉबी मेरी रही थी कि मैं रीडिंग एंड राइटिंग, मैं पढ़ने का बहुत शौक है मुझे जी। लिखने का सुबह मैं रोज कुछ ना कुछ लिखने का प्रयास करता हूँ। और अब मैंने रिटायरमेंट के बाद, अपने रिटायरमेंट की बात करी, रिटायरमेंट के बाद मैंने समाज और देश की सेवा को अपनी हॉबी बना लिया है। क्या बात है सर, मैं आपको करेक्ट करूं, सोल्जर नेवर रिटायर्स। यस, ओके। तो ये बात बिल्कुल सही कहा आपने कि वंस अ सोल्जर ऑलवेज अ सोल्जर। ओके, तो उसकी मैं वजह आपको बताता हूं कि मानव का जीवन 3 चीजों में
है, जी, लर्न, अर्न एंड रिटर्न। हमने लर्न कर लिया, फिर हमने अर्न कर लिया, अब हमारा समय है रिटर्न करने का, देश को, समाज को, कौम को, कम्युनिटी को, स्कूल को, डिफेंस एकेडमी को, हर एक को। बहुत तो मैं अपनी एकमात्र हॉबी जो परसू कर रहा हूँ रीडिंग राइटिंग के अलावा, वो ये है कि मैं किसी भी तरह से इस देश का को कुछ दे सकूं, वो मेरा काम है। मैं कम से 8-9 एजेंसी से जुड़ा हुआ हूं जो कि समाज सेवा में रत हैं। वी लीव इट एट दैट। बहुत सुंदर। देखिए, एक सोल्जर देश को जब तक वो वहाँ पे होते हैं तब भी दे रहे होते हैं, और समाज को दे रहे होते हैं, देश को दे रहे होते हैं, और भावना देखिए कि उसके बाद भी देने का जज्बा होता है और वो देते भी हैं। बहुत कमाल की बात है सर, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने हमसे इतनी सारी बातें करी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। थोड़ा समय कम रह गया था। अब आने वाला जो अपना गणतंत्र दिवस है, अभी एक तो आपको उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं पहले हमारी तरफ से, और हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? देखिए, मैं दर्शकों को एक ही संदेश देता हूं, जहां भी मेरे से इस प्रकार का प्रश्न किया जाता है, कि आप जो भी कर रहे हैं, जहां भी कर रहे हैं, उसको करते चले जाएं। सिर्फ एक बात हमेशा ध्यान में रखें, नेशन फर्स्ट, नेशन फर्स्ट, कैरेक्टर मस्ट, मेरा मैसेज है आज के आने वाली जनरेशन को, आपके दर्शकों को। और दूसरी बात, मैं भी, आपने क्योंकि कहा, तो इस वक्त इस मौके का फ़ायदा उठा करके सभी लोगों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं अर्पित करता हूं, और उम्मीद करता हूं कि आप सब देश के लिए जो भी कर सकते हैं, जिस भी कैपेसिटी में आप कर सकते हैं, आप करते रहेंगे, और राष्ट्र की शान, आन बान और शान में कभी कोई कमी नहीं आने देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग सर, एंड फॉर एनलाइटनिंग अस अबाउट योर लाइफ। थैंक यू अनुराग। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।